एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0, 3.0 और 4.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उन सब के लिए जो है प्रैक्टिस सेट है। और ये किसका है? यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक आता है, बहुत ही अच्छा बुक होता है, उसको आपको लेना चाहिए। और ये अप टू डेट बुक है। ये किस क्लास के लिए है? तो ये है क्लास 6 to 8 के लिए। और ये सब्जेक्ट की बात करें तो सामाजिक विज्ञान हो गया और ये प्रैक्टिस बुक हो गया। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले आपकी वीडियो सारा मिल जाएंगे। ये जो बनाया गया है प्रैक्टिस सेट SCRT और NCERT के बेस पे बनाया गया है। तो चलिए हम चलते हैं। आज जो है हम छठा चैप्टर का हम जो है छठा प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। अभी तक आप जो है 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। आज जो है हम छठा चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम छठा प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। ये जो हो गया आपका आज जो है प्रैक्टिस से छठा हो गया। इसमें पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कर रहा है मोहम्मद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आए थे? तो ये जो हो जाएगा अल-बरूनी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? तो ये जो समस्या हो जाएगा नेतृत्व का समस्या नहीं थी। देशी रियासतों के विलय की समस्या थी, शरणार्थियों की समस्या थी और पूर्णावास की भी समस्या थी। यानी A, B और C तीनों समस्या थी, नेतृत्व की समस्या नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद है 3 नंबर, गिंडालियो ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी स्कूल कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? तो उसमें जो है विद्यार्थी को प्रवेश मिलता था सवाल पूछकर और जांच परीक्षा के द्वारा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च अधिकारी होता था तो कौन होता था? अमात्य होता था। 5 का डी आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन में कह रहा है देखिए सांची के स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ आपको सही उत्तर चुनना है। पहला है इसमें, इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई 100 सालों तक चलता रहा। किसका? सांची के स्तूप का। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सांची के स्तूप के बारे में, इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के समय हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। तो ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 और 3 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8 में क्या कर रहा है? 8 में देखिए सही उत्तर चुनना है। तो ठीक है, तो चलिए हम सही उत्तर चुन लेते हैं। 8 में इसमें कह रहा है देखिए मंगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है इसमें इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोल की थी। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है ये पूर्व एशिया के घास के मैदान और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। तो ये गलत हो जाएगा। 1 सही है, 2 गलत हो गया। इसके बाद है तीसरा, इसमें कह रहा है चंगेज खान ने 1206 ईस्वी में मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। इनके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है और बी गलत है। आपको सही खोजना था तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां में कहा है तंजावुर से कुछ दूरी पर यहाँ मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियों तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के द्वीप बनाते थे। निम्नलिखित कथनों में से सही चयन कीजिए। तो ये कहाँ बनाता था? स्वामी मल्लई में बनाता था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 में कह रहा है आपको सही उत्तर चुनना है। पहला इसमें है राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी अपना स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात है। तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने करवाया था। कौन करवाई थी? तो नाथावत जी ने करवाया था। तो ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिनका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। तो ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी आंसर। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करने वाला है। तो चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन को मिलान कर लेते हैं। इसमें कह रहा है वेट्टी क्या होता था? तो यह है जबरन श्रम होता था। इसके बाद है अल-बेरूनी क्या था? तो यह है किताबुल हिंद का लेख क्या है मतलब लिखा है। और कन्नौज नगर क्या था? तो यह है कन्नौज नगर जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए जाना जाता था। और उड़ क्या था? तो किसानों की बस्तियाँ को हम क्या कहते थे? उड़ कहते थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है देखिए यहाँ कह रहा है सही अनुक्रम का चयन कीजिए। ठीक है, तो चयन करता है हमको किसका? 12 नंबर में। तो चलिए हम देख लेते हैं। कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप के 7वीं
से 12वीं शताब्दी के मध्य शासन करने वाले निम्नलिखित प्रमुख राजवंशों की भौगोलिक अवस्थिति पर विचार कीजिए। तो चलिए हम विचार कर लेते हैं। इसमें जो है पहला हो जाएगा, सबसे पहले गुज्जर प्रतिहार हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा राष्ट्रकूट हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा चोल हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा पांड्य हो जाएगा, यानी 3 1 4 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है उपयुक्त राजवंशों को सीमाओं के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में क्रमशः उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए नीचे दिए गए कूट में से सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अछूतों के विषय में किसने लिखा है, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। यहाँ खोजना है आपको उपयुक्त कथन निम्नलिखित में किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये किसका कथन है, फाहियान का कथन है। 13 का आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में अशोक के शिलालेख कई स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित स्थलों की भौगोलिक अवस्थिति पर विचार कीजिए। इसका जो है देखिए यहाँ का भारतीय उपमहाद्वीप में क्रमशः दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए स्थलों के सही अनुक्रम का चुनाव करते हुए सही उत्तर चुनिए, यानी कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा येरागुडी हो जाएगा, सबसे दक्षिण में येरागुडी। उसके बाद जो हो जाएगा सन्नाती हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, सन्नाती हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा जौगड़ा हो जाएगा, और चौथा जो हो जाएगा पनगुरिया यानी पनगुरिया हो जाएगा। और जो हो जाएगा इसके बाद जो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रूपनाथ हो जाएगा। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, बहापुर हो जाएगा। इसके बाद जो हो जाएगा कंधार हो जाएगा, और सबसे ऊपर में हो जाएगा लंपक हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2000 साल पर, इसमें क्या करना है, सही कथन को चुनना है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है उसका आक्रमण केवल पश्चिम भारत तक सीमित रहा। तो ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा 2 सही हो जाएगा, 1 गलत। इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है सही उत्तर का चयन करना है। हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार यानी हड़प्पा सभ्यता के जो शिल्पकार थे निम्नलिखित में से किन किन धातुओं का प्रयोग शिल्पकारी हेतु करते थे। तो देखिए पत्थर का भी उपयोग करते थे, शंख का भी उपयोग करते थे, तांबा का भी, कांसा का भी, सोना का भी, चांदी का है। उपयुक्त में से सभी का हो जाएगा। इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नवपाषाणिक वैश्विक स्थल चतालहुक स्थित है। चतालहुक कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा तुर्की में, यानी नवपाषाणिक वैश्विक स्थल हो जाएगा चतालहुक कहाँ स्थित होगा, तुर्की में हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 का क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। इनमें से पूरा पाषाणिक पूरा स्थल हुंसी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है ये आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे, तो ये भी सही है। चौथा कह रहा है इनमें कोई भी पुरा स्थल झरनों के निकट नहीं था, तो 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और 5वां देख लेते हैं। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, तो ये सही, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 2 3 और 5 हो जाएगा। इसके बाद है प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, तो इसे कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। इसके बाद है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1919 ईस्वी में। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, किस समुदाय के लोग लोहा बनाने में माहिर होते थे, तो ये होगा अगरिया समुदाय के लोग। इसके बाद है 1857 के विद्रोह में किसने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेज का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष बंगाल में अकाल से लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई है, तो ये जो हो जाएगा 1770 ईस्वी में। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष मैसूर से सहायक संधि की गई थी, तो ये किया गया था 1799 ईस्वी में मैसूर से सहायक संधि। इसके बाद है 25 नंबर 1946 ईस्वी में किस स्थान पर पुलिस वालों ने घटिया भोजन के खिलाफ हड़ताल कर दिया था, तो ये हो जाएगा दिल्ली में। इसके बाद है 26 नंबर फोर्ट ग्लेस्टर अवस्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में अवस्थित हो जाएगा। इसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 का कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं हम देख लेते हैं। खाद्य फसल में जो है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है रेशेदार फसल में जूट, कपास आता है, तो ये भी सही है। और पेय फसल में चाय और कहवा आता है, ये भी सही है। और दलहन फसल में तिल और सरसों आते हैं, ये गलत है। आपको क्या खोजना था, गलत खोजना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाद में कि सारा सही है। इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 28 नंबर में जो दिया गया है
मिलान करने के लिए दिया गया है। तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। 28 नंबर में देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है, कल्पक्कम कहाँ हो जाएगा, तो कल्पक्कम जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र हो जाएगा, तमिलनाडु में होगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके बाद है नरोरा कहाँ हो जाएगा, तो नरोरा जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और कैगा कहाँ हो जाएगा, तो कैगा कर्नाटक में होगा। कल्पक्कम हो जाएगा कहाँ, तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, नरोरा उत्तर प्रदेश में और कैगा हो जाएगा कर्नाटक में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, कालगुडली और कुलगार्डी सोने की खानें किस देश में पाई जाती है, तो ये जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर अलवण जल की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो ये जो है 2.7% पाई जाती है। इसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है, यानी सड़क का भूमिगत निर्माण क्या हो जाएगा, तो सबवे हो जाएगा। और 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिलान कर लेते हैं। तो मिलान कर लेते हैं। देखिए कह रहा है अगुलहास की जलधारा हिंद महासागर की जलधारा होगा। केनारी की जलधारा कहाँ हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर की। कैलिफोर्निया की जलधारा हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर की। और बेंगोला की जलधारा हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की हो जाएगा। इसके बाद है किस वायुमंडल परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं, तो ये किस में हो जाएगा, ये तापमंडल में हो जाएगा। 33 का बी आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी तटीय स्थलाकृति समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है, तो देख लेते हैं। देखिए समुद्री गुफा समुद्री तरंग के द्वारा बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। तटीय मेहराव जो है समुद्री तरंग के द्वारा बनाई जाती है, ये भी सही है। स्टैग भी समुद्री तरंग द्वारा बनाई जाती है, ये भी सही है। और समुद्री भृगु भी समुद्री लहर द्वारा बनाई जाती है, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। कौन कौन, समुद्री गुफा, तटीय मेहराव, स्टैग और समुद्री भृगु हो जाएगा। इसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, भू प्रपट्टी के ठीक नीचे मेंटल कितनी गहराई तक फैला हुआ है, तो ये जो हो जाएगा लगभग 29 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक पर्वत कहा जाता है। इसके बाद है वायुमंडल में किन गैसों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन का 78% हो जाएगा। इसके बाद है वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं, तो ये कहेंगे थीमेटिक मानचित्र के कहेंगे। इसके बाद है देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित ग्रहों को उसके परिक्रमण काल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया बुध हो जाएगा, इसके बाद पृथ्वी हो जाएगा, इसके बाद जो है मंगल हो जाएगा, इसके बाद जो है बृहस्पति हो जाएगा और इसके बाद शनि हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा, बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद है 40 नंबर देखिए, हुआंगहो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुआ है, तो ये हो गया चीन में, यानी हुआंगहो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुआ है कहाँ, चीन में। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है, तो यह है सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है। 42 नंबर देखिए, सेलम लॉ इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, जूट की फसल प्रमुखता होती है किसके कहाँ कहाँ, तो किशनगंज और पूर्णिया में जो है जूट की फसल प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। इसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है, तो एल्युमिनियम जो प्राप्त होता है बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है। इसके बाद है 45 नंबर देखेंगे, रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजक है, तो जल जो हो जाएगा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संयोजक है। इसके बाद है कैटरीना क्या है, यानी कैटरीना क्या है, तो ये है एक चक्रवात है। कैटरीना क्या हो जाएगा, एक चक्रवात है। इसके बाद है 47 नंबर देखिए, नखलिस्तान का अर्थ क्या होता है, तो ये जो होता है रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, नखलिस्तान कहलाता है। इसके बाद है छोटा नागपुर क्या है, तो एक पठारी प्रदेश है। इसके बाद है जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा, राजगीर में स्थित है जरासंध का अखाड़ा। इसके बाद है मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं किसके द्वारा, तो ये जो है मैदान को हम हरे रंग द्वारा दिखाते हैं। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, पठार के ऊपर की सतह होती है तो किस तरह से होता है, सपाट होता है। इसके बाद है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री झुकी है। इसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो देख लेते हैं 53 नंबर में क्या कर रहा है असत्य आपको खोजना है। ठीक है, तो असत्य हम खोज लेते हैं। भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बनाई गई है, राज्य स्तर पर होने वाले शासन कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम विचार करते हैं। पहला इसमें कह रहा है भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है, हर राज्य कई निर्वाचक क्षेत्रों में बांटा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है, आपको गलत खोजना था लेकिन ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक यानी MLA कहलाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसीलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं, तो ये भी सही है, आपको खोजना था असत्य, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, यानी तीनों सत्य हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 का क्या कह रहा है,
54 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कथन 1 में हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य हो जाएगा। तो कथन 1 क्या है, सही है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा कथन कह रहा है भारतीय संविधान में स्वास्थ्य का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है पहला कह रहा है भारतीय शासन ने समानता के अधिकार को कानून द्वारा लागू किया गया है। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको गलत खोजना था। तो ये क्या है, सही है, ये गलत नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो भारतीय शासन ने समानता के अधिकार को कानून द्वारा लागू किया है। इसके बाद दूसरा, भारतीय शासन ने समानता के अधिकार को लागू करने के लिए अपने कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। तो ये भी सही है, आपको गलत खोजना था। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। तो चलिए हम देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें खोजना है कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी आपको असत्य खोजना है। तो चलिए हम असत्य खोज लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए भारत में जनहित याचिका यानी PIL से जुड़े मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बंधुआ मजदूर को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कार्य है सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, इसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। तो ये भी सही है। और तीसरा कार्य है भोजन का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा शामिल किया गया है। तो ये गलत हो जाएगा। चौथा कार्य 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमा में न्यायालय ने फैसला दिया कि आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में शामिल है। तो ये भी सही है, यानी 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। आपको गलत खोजना था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है भारत राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों है और न ही राज्य के किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें क्या खोजना है, आपको सत्य खोजना है। पहला है इसमें कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कार्य है कुछ लोग अपने ही धर्म के सदस्यों को न दबाए। तो ये भी सही है। और तीसरा कार्य राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो ये भी सही है। इसमें से सभी सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो भारतीय संविधान का ढांचा संघीय भारतीय संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम विचार करते हैं। इसमें पहला कह रहा है संघवाद से तात्पर्य है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। तो बिल्कुल सही है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। तो ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं हमारे संविधान ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर भी सरकार शामिल है। तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया है। तो ये गलत है, यानी 1, 2 और 3 सही है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ है। तो ये है 1989 ईस्वी में पारित हुआ है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 संशोधन कब किया गया है। तो 2005 में इसमें संशोधन किया गया है। इसके बाद है 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्नकाल के बारे में कह रहा है पहला कह रहा है यह कार्यपालिका को नियंत्रित करने का माध्यम है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सदन की बैठक का पहला घंटा निर्धारित होता है किसका। तो प्रश्नकाल का। तो ये भी सही है। प्रश्नकाल के बारे में तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विशेष महत्व के विषय पर तथ्य की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है प्रश्नकाल के बारे में लोकतंत्र के स्वास्थ्य हेतु महत्वपूर्ण है। तो ये भी सही है। इसमें से हो जाएगा सभी सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है 62 नंबर देखिए क्वेश्चन। 62 नंबर में कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आशय क्या होता है। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर विचार कीजिए। तो पहला करें सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है। तो ये गलत हो जाएगा, सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार नहीं है। जिसका उम्र 18 साल हो जाएगा उसी को वोट देने का अधिकार मिलेगा। दूसरा करें सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, यानी सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद है संपूर्ण नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। तो ये भी गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर कह रहा है
63 में देख लेते हैं क्या दिया है। 63 में जो कह रहा है देखिए सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो चलिए हम चयन कर लेते हैं। इसमें जो है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सत्य खोजना है तो सत्य हम इसमें से खोजेंगे। इसमें देखिए भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है भारत को हिंदू राष्ट्र माना जा गया है तो ये क्या हो जाएगा, सही विकल्प चुनना है, ठीक है। सही विकल्प का चुनना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र माना जाता है तो ये भी सही है, यानी 1 और 3 सही हो जाएगा, 2 गलत है। लेकिन ऐसा भारत को माना जाता है हिंदू राष्ट्र, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर का रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन कितने स्तर पर किया जाता है, तो ये जो है 3 स्तर पर किया गया है। इसके बाद है 65 नंबर मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर संविधान के किस भाग के अंतर्गत सहायता प्राप्ति का उपबंध है, तो ये जो हो जाएगा भाग 3 के अंतर्गत। इसके बाद है संविधान सभा की प्रथम व अंतिम बैठक कब हुई है, तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे संविधान के विशिष्ट लक्षणों के आधार पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो हम देख लेते हैं, नीचे देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला हो जाएगा संघवाद भी है, दूसरा हो जाएगा संसदीय शासन पद्धति भी है, तीसरा हो जाएगा शक्तियों का बंटवारा, चौथा हो जाएगा मौलिक अधिकार और पांचवा हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। तो ये धर्मनिरपेक्षता है, यानी सभी सही हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा, सभी सही है। इसके बाद है देखिए 68 नंबर खबर लहरिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस जिले से होता है, तो ये हो जाएगा चित्रकूट जिला, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर में कह रहा है देखिए यहाँ दिया है विकल्प सही विकल्प का चयन करना है, तो चलिए हम सही विकल्प का चयन कर लेते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा सही है। देखिए विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विधानसभा के सदस्य को संसद कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं तो 2 सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है एमएलए विधानसभा का सदस्य होता है तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है राज्य के विधान मंडल को सांसद कहते हैं तो ये गलत है, यानी 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है बी नंबर में आंसर दिया है। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है देखिए निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद 15 के अंतर्गत शामिल किया गया है, यहाँ सही विकल्प आपको चुनना है। इसमें पहला दिया है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इससे किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि के उपयोग के संबंध में निर्योग्यता शर्तों के अधीन नहीं होगा, तो ये भी सही है। इसमें से आपको 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर कह रहा है। 72 नंबर में देख लेते हैं ग्राम सभा ग्राम पंचायतों को विभिन्न माध्यमों से नियंत्रण रखती है, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला कह रहा है ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों को सामने में रखती है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद है ग्राम सभा के बारे में कह रहा है विभिन्न समितियों के माध्यम से ग्राम सभा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखती है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी ग्राम सभा करती है, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखती है और गांव के लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है, तो ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। इसके बाद है 73 नंबर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत कब किया गया है, तो ये है 2 अक्टूबर 2014 को जो है किया गया है। इसके बाद है 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ है, तो यह है 2005 में लागू हो गया है। इसके बाद है 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। तो इसमें देखिए कह रहा है स्थानीय स्तर पर लगान इकट्ठा करना किसका काम है, ग्राम पंचायत का, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है ग्राम के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, तो ये भी सही है। ये भी काम किसका है, ग्राम पंचायत का है। इसके बाद है तीसरा कह रहा है सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों आदि के निर्माण व रखरखाव आदि काम, ये भी किसका है, ग्राम पंचायत का है। इसके बाद है चौथा कह रहा है सफाई व स्वास्थ्य हेतु कर्मियों की भर्ती करना, तो ये गलत हो जाएगा। सही चुनना था तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है और चौथा गलत हो जाएगा। इसके बाद है 76 नंबर पंचायती राज प्रणाली का गठन किया जाता है तो किस उद्देश्य से किया जाता है, तो देखते हैं सही विकल्प चुनना है। तो देखिए पंचायती राज प्रणाली का गठन जो है ग्राम पंचायत के द्वारा, पंचायत समिति और जिला पंचायत के द्वारा किया जाता है। सही विकल्प हो जाएगा 1 नंबर, यानी पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन आ जाएगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद है 77 नंबर क्वेश्चन देखिए,
77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कथन 1 में जो कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग लेते हैं, तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत हो जाएगा, सी नंबर। इसके बाद है 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो चलिए हम विचार कर लेते हैं। इसमें कह रहा है यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, तो बिल्कुल सही है, प्रस्तावना में ये बात लिखा गया है। दूसरा कह रहा है इसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है इसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है, तो ये गलत है। जो है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है 26 जनवरी 1949। 50 के बदला क्या हो जाएगा 1949 अगर रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत है, 1950 लिखा है। और चौथा कह रहा है इनमें कभी भी संशोधन नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। इसमें प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देखिए संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया है, तो ये किया गया 1946 में। 42वां संविधान संशोधन 1976, 46 नहीं होगा, 1976 में जो है पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। इसके बाद 80 नंबर देखिए एकता में अनेकता में एकता का विचार किसने दिया है, तो ये दिया है जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 80 हो गया प्रैक्टिस सेट में, और ये प्रैक्टिस सेट छठा था। इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, डिस्कशन देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन इसमें दिया है। इसको आप वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है बहुत ही अच्छा इसका डिस्कशन दिया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो चलिए अब हम देखेंगे अगला वीडियो में 7वां प्रैक्टिस सेट। जय हिंद, जय